आज पहला टॉपिक हमें पढ़ना है। इट इज MTP, इट इज नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Sometimes they are also known as induced abortions. What is MTP? It is a termination of pregnancy. Pregnancy को खत्म करना है. It is a termination of pregnancy before full term. फुल टर्म होने के पहले कभी भी अगर हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, इट इज नोन एज MTP। और फुल टर्म आपको कितने वीक का बताया गया था? 38 वीक। भूल चुके हैं आप लोग? कितने महीने? 9 महीने और कितने दिन? 266 दिन। इतने दिनों की प्रेगनेंसी है। और इस प्रेगनेंसी, इस फुल टर्म के पहले कभी भी अगर हम इंटेंशन वाइज टर्मिनेट कर दें, इंटेंशनली मतलब हम अपने इरादे करके इंटेंशनली इसे टर्मिनेट कर दें, इसे खत्म कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं MTP। एक डाटा बुक में दिया गया है कि पूरा एनुअल फुल ईयर में, एक साल में लगभग 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी, यही है? देख लो बुक, कितने मिलियन? 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, विलफुल अबॉर्ट कर दिया जाता है। जो पूरी प्रेगनेंसी का, टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है। ऑल प्रेगनेंसीज एक छोटा सा डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, व्हाट इज MTP? मेडिकल टर्मिनेशन। इसी को हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसमें विलफुल, इच्छा के साथ, इंटेंशन के साथ, विलफुली, इच्छा के साथ हम बेटा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। कब? फुल टर्म के बाद कि पहले? अगर फुल टर्म के बाद टर्मिनेट करो तो उसे बोलेंगे डिलीवरी। क्या बोलेंगे? अगर फुल टर्म पूरा हो जाए, पूरा 9 महीने पूरे हो जाए, उसके बाद हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो बताओ क्या होगा? डिलीवरी। और उसके पहले कर रहे हैं तो MTP, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज इंड्यूस एबॉर्शन। क्या बोलते हैं? यस। एक डाटा है, बताओ कितने प्रेगनेंसीज हैं ईयर वाइज? 50 मिलियन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट किया जाता है। इतनी MTP हो रही है हर साल। और ये लगभग टोटल प्रेगनेंसी का कितना है? 1/5। याद रखना, सब NCERT में बेटा, कहीं बाहर से नहीं निकालना। आपको याद रखना है कि there are some issues related with the MTP. These are known as ELSI. There are some ethical issues. अगर किसी से पूछा जाए अबॉर्शन करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, तो इस पे एथिकल बातों पर बहस हो सकती है। सेल लेके आओ बेटा, आज क्लास चल नहीं पाएगी। ओके, तो अगर मैं 10 लोगों को बैठा दूं तो बोलो एथिकली यार एबॉर्शन करानी चाहिए कि नहीं, तो 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे एथिकली ठीक नहीं लगता, लोग बोलेंगे एथिकल तो यार बात सही नहीं है, मोरल बातों में ठीक नहीं, नैतिक बातों में अच्छी चीज नहीं है। इसके अपने कुछ लीगल इश्यूज हैं।
सरकारें कहती हैं कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, इसके अपने कुछ सोशल इश्यूज भी हैं। यानी एमटीपी कराने के ये 3 इश्यूज हैं, बोलो कौन कौन? एथिकल, लीगल, सोशल, और एक और इशू है दैट इज नोन एज आर, नोन एज रिलीजियस इशू। कैसा इशू? धार्मिक इशू है। कुछ लोग बोल दो यार जीव हत्या पाप है, आप जो गर्भ में बच्चा है वो तो जीव हत्या हो जाएगी अगर आपने अबॉर्शन किया, धार्मिक रूप से ये गलत बात है। तो इस पे बहुत सारी बहस होती रहती है। हर कंट्री के अपने रूल हैं। इन एथिक्स की बात करते हैं, लीगलाइजेशन की बात करते हैं, सोशल इश्यूज की बात करते हैं, रिलीजियस इशू की बात करते हैं। इसलिए एमटीपी को लीगलाइज बहुत सारे देशेस ने, बहुत सारे कंट्रीज ने अभी तक एमटीपी को लीगलाइज नहीं किया। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर एमटीपी करना कानूनन अपराध है। व्हाट इज एमटीपी? मेडिकल टर्म। लेकिन इस मामले में हमारा इंडिया काफी आगे की सोच रखता है और 1971 में, कब बेटा, एक कानून बनाया गया दैट वाज नोन एज एमटीपी एक्ट। 1971 में एक कानून बना दिया गया था जिसका नाम था एमटीपी एक्ट, और इस एक्ट के अनुसार एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया गया था। इनको लीगलाइज कर दिया गया था और बोला गया था कि अगर एबॉर्शन किए जा रहे हैं तो कानूनी रूप से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें एक स्टार लगाया गया, और जहां स्टार लगाया जाता है, बताओ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो इन्होंने बोला एमटीपी करने के लिए देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, सर्टेन कंडीशंस। उन्हीं कंडीशंस पे एबॉर्शन लीगल हो सकते हैं, और ये 4 सर्टेन कंडीशंस हैं जो आप लोग ऐसे ही बताएंगे और एनसीईआरटी में अंडरलाइन भी कर लेंगे। जो मैं लिखने जा रहा हूं वो 4 बातें हैं जिन पे कानूनन रूप से आपको बोला जाता है कि आप एमटीपी करा सकते हो। किसी भी प्रेगनेंसी को एमटीपी कराओगे जेल में जाओगे, लेकिन इन 4 वजह से अगर बेटा प्रेगनेंसी सेटल हुई है तो आप एमटीपी करा सकते हो। पहली वजह, इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। पहला कंडीशन है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बोलते हैं कि भाई मानवता के लिए, और वो मानवता का ग्राउंड तभी एक्ट होगा जब रेप होगा। क्या होगा बेटा? अगर रेप की वजह से कोई प्रेगनेंसी सेटल है तो उस प्रेगनेंसी को लीगल तरीके से आप अबॉर्ट कर सकते हैं, पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड, इट इज हार्मफुल प्रेगनेंसीज। हार्मफुल प्रेगनेंसीज वो प्रेगनेंसी होती हैं जिनको कंटिन्यू करने से मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, मदर हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मां को ग्रेव इंजरीज आ सकती हैं। ग्रेव मतलब सीरियस इंजरीज आ सकती हैं, और ये इंजरीज फिजिकल भी हो सकती हैं और मेंटल भी हो सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने से मां की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ खराब होने के चांसेस हैं तो आप इस प्रेगनेंसी को बिल्कुल अबॉर्ट कर सकते हो। ये सरकार कहती बिल्कुल कर सकते हो। जब तुम डॉक्टर बन रहे होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार प्रेगनेंसी से माँ के बीपी बढ़ने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगते हैं। कई बार प्रेगनेंसी की वजह से माँ को फिट्स आने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं। दिस कंडीशन आर नोन एज एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। इन कंडीशंस में सरकार कहती है कि अगर बेटा 9 महीने तक प्रेगनेंसी चली तो माँ विक्षिप्त हो सकती है, माँ को बीमारी हो सकती है। इस कंडीशन पे आप प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। तीसरी तरीका है हार्मफुल आउटकम। हार्मफुल आउटकम का मतलब है जो बेबी पैदा होने वाला है, अगर उसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, इफ द बेबी हैव क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज,
जैसे कि कुछ सिंड्रोम होते हैं, नाम है डाउन सिंड्रोम, बोलो कौन सा? डाउन सिंड्रोम का बच्चा है या टर्नर सिंड्रोम का बच्चा है, ऐसे बच्चों को आप पैदा होने से रोक सकते हैं और ये प्रेगनेंसी हटाई जा सकती है। सारे ग्राउंड बड़े सही लग रहे हैं। पहला ग्राउंड है ह्यूमैनिटेरियन, अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी हुई है आप हटा दो, आपको कानूनन अधिकार है। मां की सेहत को प्रॉब्लम है, आप हटा दो, कानूनन अधिकार है। बच्चे की सेहत, जो आउटकम आ रहा, आउटकम मतलब जो प्रेगनेंसी का आउटकम क्या होता है? बच्चा पैदा होना। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, हार्मफुल आउटकम है, तो उसको हटाया जा सकता है। और बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो। और ये कैसे पता चलेगा? एमनियोसेंटेसिस, बोलो कौन? अब तो एमनियोसेंटेसिस होती नहीं, तो फिर कैसे पता चलता है? अल्ट्रासाउंड। आजकल क्या हो रहा है? अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, क्या बोलते हैं ना, दीज आर नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी। बच्चों की अल्ट्रासोनोग्राफी से एबनॉर्मलिटीज कभी कभी अर्ली स्टेज में पता चल जाती है, या फिर एमनियोसेंटेसिस। और चौथी कंडीशन है जिसका ज्यादातर लोग फायदा उठा रहे हैं, इट इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर। कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर, अगर कोई फीमेल ये कह दे कि मैंने पूरी एहतियात बरती है, मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव दवाएं खाई हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव दवाएं? ओसीपी, बोलो कौन सी? और ओसीपी खाने के बावजूद भी बच्चा हो गया और मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो डॉक्टर उसे अबॉर्ट करने की क्षमता रखता है। और ये सबसे हल्का ग्राउंड है। और इस ग्राउंड का फायदा उठाकर फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा, यानी कि लड़कियों की भ्रूण हत्या की जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले अल्ट्रासाउंड करके ये चुपचाप अंदर अंदर पता लगा लेते हैं कि पैदा होने वाला लड़का है कि लड़की। अगर लड़की हुई तो वो कहते हैं भैया अबॉर्ट कर दो, और बोलेंगे भैया अबॉर्ट करेंगे तो सरकार मारेगी। तो बोले कितने कारण से अबॉर्ट हो सकता है? पहला कारण, रेप से तो बेबी है नहीं है, माँ को कोई प्रॉब्लम है नहीं, बेबी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर इसे क्यों हटाएं? वो लड़की, वो लेडी लिख के देगी कि मैंने कॉन्ट्रासेप्शन के पूरे उपाय किए और फिर भी हो गए। और ऐसा होने पर वो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर लिया जाता है। इसीलिए पहली प्रेगनेंसी डॉक्टर कभी भी अबॉर्ट नहीं करता। कौन सी प्रेगनेंसी? क्यों? क्यों? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रासेप्शन कोई भी कराएगा नहीं और डॉक्टर फंस जाएगा। तो पूछते हैं पहला बच्चा कि दूसरा? बोलेंगे पहला। तो बोले अब कुछ नहीं हो सकता, जो आ रहा आने दो, लड़का हो कि लड़की। और जब दूसरा बच्चा होता है तो पूछते हैं रखना है गिराना है। अब उनको पैसा चाहिए होता है तो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। आप लोग डॉक्टर बनोगे, करोगे? लड़का लड़की एक साथ। थैंक यू वेरी मच। तो बताओ कितने ग्राउंड हैं? क्या ये चारों ग्राउंड याद रहेंगे? किन 4 ग्राउंड पर सरकार ने आपको लीगल किया है? बताओ, चारों ग्राउंड याद रहेंगे? पहला ग्राउंड ह्यूमैनिटी, अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी आई है, बताइए इसे रखेंगे कि बेटा हटाया जा सकता है? अगर माँ को दिक्कत है तो, अगर बच्चे को दिक्कत है तो, और अगर कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर हुआ है तो भी इसे हटाया जा सकता है। अच्छा, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उन्होंने एक और कारण लिख दिया, ये कारण सही नहीं है। वो बोले हैं कि कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो भी एमटीपी करा सकते हैं। नहीं, ये कोई लीगल कारण नहीं है। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स में बिना कॉन्डोम से या किसी और वजह से अगर ये सेक्स हो गया, तो अगर कैजुअल सेक्स की वजह से ये हो गया है प्रेगनेंसी, ये ग्राउंड सरकार कभी नहीं मानेगी। आप कहते हो साहब गलती हो गई, अब क्या किया जाए? नहीं, अब आप जो भी है उसको रखो। अदरवाइज मेन कितने कारण हैं? 4। ये चारों कारण किस एक्ट में जोड़े गए हैं? एमटीपी एक्ट। कब दिया गया था? 1971। और ये चारों ग्राउंड याद रहेंगे? मैं इसे हटा दूं? चलो बताओ फुल फॉर्म व्हाट इज एमटीपी? चलो सब लोग चारों कारण बताएंगे। पहला कारण, अच्छा, दूसरा हार्मफुल प्रेगनेंसीज, और दिस इज द हार्मफुल टू, ओके। दूसरा हार्मफुल आउटकम, दिस इज हार्मफुल टू बेबी। और चौथा कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर। तो बताओ सबसे कौन सा मिसयूज किया जा रहा? कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, इसके बाद
एमटीपी को सुधारा गया, मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी एक्ट, और उसको अमेंड किया गया, अमेंडमेंट किया गया। जिनके पास नई किताबें हैं बाईं तरफ पीले कलर से लिखा गया अमेंडमेंट, सुधार कहते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। और ये किया गया 2017 में, इसलिए इस क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा। जिनके पास भी नई किताबें हैं उनके पास एमटीपी एक्ट का अमेंडमेंट है, सुधार किया गया। और इस सुधार के दौरान उन्होंने केवल 2 ग्राउंड में परमिशन दी है, 4 ग्राउंड की 2 ग्राउंड में परमिशन दी है। ऑल्दो वो 4 ग्राउंड भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये 2 ग्राउंड में स्पेशल क्या क्या परमिशन है वो मैं आपको भी सिखाता हूं। वो दोनों ग्राउंड, दोनों कंडीशंस आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको लगे कि एकदम सही है और अपनी एनसीईआरटी सही देख सके। चलिए ध्यान से देखें, एक्ट कब दिया गया था? 96। सुधार कब किया गया? कितने लोगों की बुक में सुधार वाला पोर्शन है? कितने लोगों की बुक में नहीं है? ठीक, कितने लोगों की नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। जो 2017 में सुधार किया गया उसके अनुसार जो एमटीपी है उसको करने का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रेगनेंसी को 3 पार्ट में बांटा था, किसी को याद है? याद होगा, पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही, और दूसरी तिमाही, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ओके, और तीसरी तिमाही। 3 महीने की 3 तिमाही हैं। तो बताओ 9 महीने में पहले जो 3 महीने हैं उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। दूसरे 3 महीने दूसरे ट्राइमेस्टर, और तीसरे बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि 6 महीने की बाद की प्रेगनेंसी। ये 3 महीना, ये 3 महीना, 3 और 3 6 महीने की बाद की प्रेगनेंसी में नो एमटीपी। एमटीपी के बारे में सोचिएगा भी नहीं, कोई भी ग्राउंड हो, रेप ही क्यों ना हुआ, अगर प्रेगनेंसी 6 महीने से ज्यादा हो गई, चाहे अब मां मर जाए, चाहे अब बेबी को टर्नर सिंड्रोम कुछ भी हो, आप प्रेगनेंसी को एमटीपी नहीं कर सकते। कोई ग्राउंड ले आओ, आप एमटीपी नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहे पहले 3 महीने मतलब 12 वीक तक की प्रेगनेंसी। 1 महीने में कितने वीक? तो 3 महीने में 12 वीक तक की प्रेगनेंसी सबसे सेफेस्ट है फॉर एमटीपी, सेफेस्ट। अगर एमटीपी करनी है तो इस 12 वीक के अंदर ही कर डालो। याद रखना, दूसरे ट्राइमेस्टर में मतलब 12 से लेकर 24 सप्ताह के बीच में भी इट इज एप्लीकेबल, यानी एमटीपी को एप्लीकेबल रखा गया, यहां पर भी कर सकते हो। लेकिन नियम बनाए गए, बोला गया कोई भी डॉक्टर ऐसे मुंह उठा के चलाए और बोले कि मैं एमटीपी करने वाला हूं, मैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने वाला हूं, बोले चलेगा नहीं। बोले पहले सीएमओ ऑफिस में, व्हाट इज सीएमओ? चीफ मेडिकल ऑफिस, यहां पर सीएमओ ऑफिस में जाकर के अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। यानी मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं लेकिन आई एम नॉट एप्लीकेबल फॉर एमटीपी जब तक कि मैं सीएमओ के यहां जाकर अपना नाम रजिस्टर ना करूं और सीएमओ रजिस्टर्ड ना कर दे। और ऐसे लोग जिनका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है फॉर द एमटीपी, दे आर नोन एज आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एमटीपी। व्हाट इज आरएमपी? फिर से बोलो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एमटीपी। और बोलते हैं पहले 12 वीक तक अगर एक आरएमपी की सलाह ले ली जाए और अगर एक डॉक्टर भी बोल देता है कि नहीं एमटीपी करनी है, ग्राउंड सही है, तो भैया एमटीपी को एक डॉक्टर की सलाह पर और एक डॉक्टर की मौजूदगी पे किया जा सकता है। ये 2017 का एक्ट कहता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा हो गई है और 24 वीक से कम है, यानी 12 से 24 वीक के बीच की प्रेगनेंसी है, तो अब एमटीपी करने के लिए
आपको 2 आरएमपी की जरूरत पड़ेगी। 2 डॉक्टर मिलकर के सलाह करें और दोनों अगर इस सलाह पर पहुंचते हैं कि नहीं ग्राउंड ठीक है, एमटीपी कर दिया जाए तो माना जाएगा। तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोलना पड़ेगा यस एमटीपी की जा सकती है। तो बताओ अगर 12 सप्ताह की है, पहले 3 महीने की है, कितने डॉक्टर? 1 डॉक्टर से काम चल जाएगा। और अगर बेटा 3 महीने से ऊपर की है और 6 महीने से कम की है तो, और अगर 6 महीने से ज्यादा हो तो खुद सीएमओ साहब चले आए और कहते हैं कि बेटा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होगा कि नहीं होगा। और डॉक्टरों को भी सलाह है, इन आरएमपी लोगों को जेल तक हो जाती है, याद रखना। इन आरएमपी लोगों को भी सलाह है कि जब कभी भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी चली जाए, किसमें, तो आप केवल 2 ग्राउंड को ज्यादा अहमियत दें। 4 की बजाय कितने? 2। एक है हार्मफुल प्रेगनेंसी, बोलो क्या? और हार्मफुल प्रेगनेंसी में मैंने क्या बोला था? इट इज हार्मफुल टू मदर। हाँ, मदर को प्रॉब्लम है, और अगर मदर को प्रॉब्लम है और उसको क्या हो रही है? इंजरी, बोलो क्या है? तो भैया प्रेगनेंसी को एमटीपी किया जा सकता है। और दूसरा ग्राउंड बताया है हार्मफुल आउटकम, बोलो क्या? हार्मफुल आउटकम। अगर बच्चा जो आ रहा है बताइए उसको कोई समस्या है तो भी ये किया जा सकता है। तो 4 ग्राउंड की 2। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन वाला ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड? कि भाई कॉन्ट्रासेप्शन पहले और हो गया, पहले 3 महीने तक एप्लीकेबल होगा, बाद के 3 महीने में एप्लीकेबल करने के लिए क्या विशेष रूप से आपको 2 लोगों से पूछना पड़ेगा? यस। और डॉक्टरों से बोला गया है कि ज्यादातर प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट मत करो, उन्हें होने दो। इसलिए डॉक्टर भी अब बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर भ्रूण हत्या में, भ्रूण हत्या का मतलब होता है फीटिसाइड के चक्कर में जेल की हवा खा चुके हैं। तो फीमेल फीटिसाइड से बचने के लिए बताइए एमटीपी एक्ट वही रहा कि सुधार किया गया? सुधार किया गया। कब दिया गया था? हाँ? और कब सुधार किया गया? पहले कितने ग्राउंड हैं? 4। चारों याद है? चारों में से पहला ह्यूमैनिटेरियन, दूसरा हार्मफुल प्रेगनेंसी, हार्मफुल टू मदर, दूसरा हार्मफुल आउटकम, हार्मफुल टू बेबी, तीसरा कॉन्ट्रासेप्शन, चौथा कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर। फिर इसको सुधार किया गया कब? 1971 में, 2017। और बताया गया कि बेटा 2 समय पर कर सकते हो। जब 6 महीने से ज्यादा हो तो एमटीपी के बारे में सोचना है कि नहीं? एमटीपी के बारे में नहीं सोचना। और एमटीपी के बारे में सोचना कब है? जब पहला महीना चल रहा हो। क्या ये सेफेस्ट है? और दूसरे महीने में भी कर सकते हैं। पहले महीने में ये कोई भी डॉक्टर करेगा कि आरएमपी? व्हाट इज आरएमपी? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, याद रहेगा। इसलिए ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनके गायनेकोलॉजी पहले सीएमओ में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सीएमओ ऑफिस में जाकर, तब उन्हें बेटा अलाउ किया जाता है। और अगर 12 हफ्ते से ज्यादा और 24 हफ्ते से कम है तो बताओ 2 कितने आरएमपी? 2। और ज्यादातर समय पे 4 ग्राउंड पिक्चर में ले जाएंगी 2। एक कौन? हार्मफुल प्रेगनेंसी, और दूसरा हार्मफुल। माँ को अगर दिक्कत है तो 12 वीक से बाद भी कर सकते हैं। और अगर बेटा माँ को दिक्कत है और या फिर बच्चे को दिक्कत है तब भी ऐसा कर सकते हैं। बहुत सीवियर केसेस में ये एमटीपी अलाउ तो नहीं है। अगर माँ की डेथ होने की कगार आ जाए तो इसमें भी आजकल गवर्नमेंट सोच रही है करने के लिए। अब कब होगा पता नहीं, आप तक आते आते हो सकता है फिर से एक सुधार आ जाए। तब वो सुधार क्या होगा वो आप लोग पढ़िएगा। अभी फिलहाल जो 2017 का सुधार है उसमें 6 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ? अब बोलते हैं क्या क्या टेक्निक लगाते हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड? 2 मेथड हैं। पहले ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली मेडिसिन खिला करके ही ये काम कर देते हैं। मेडिसिन खिला करके ये काम कर देते हैं। यस, आई नो द मेडिसिन बट आई विल नॉट राइट हियर, ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। और दूसरे ट्राइमेस्टर में एक
सिंपल एक छोटा सा स्मॉल सर्जिकल टाइप प्रोसीजर है, सर्जिकल तो नहीं बोलेंगे लेकिन स्मॉल प्रोसीजर है, और ये स्मॉल प्रोसीजर भी बड़ा खतरनाक है उन फीमेल के लिए जिन पे ये गुजरती है, एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज D&C प्रोसीजर। इसमें D मतलब है डायलेटेशन एंड C मतलब है क्यूरेटास। आप इसकी भयावता को जरा केवल सोच करके देखिए कि फीमेल के यूट्रस में सर्विक्स को पहले डायलेट करते हैं, सर्विक्स को डायलेट करना इट इज डायलेशन, और फिर इसके अंदर एक क्यूरेटास ले जाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ले जाते हैं, स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है, और पूरे यूट्रस को खुरच के बाहर निकालते हैं। दैट इज नोन एज क्यूरेटास। क्यूरेटास मतलब खुरचना। और कई बार क्यूरेटास के दौरान परफोरेशन हो जाता है और ये यूट्रस फट जाता है, उस कंडीशन में भी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको केवल ये बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि दीज आर नॉट सम सिंपल प्रोसेस कि चलो ठीक है भैया D&C हो जाएगी तो करवा लिया जाएगा, नो। तो याद रखना पहला ट्राइमेस्टर जो है उसमें तो मेडिसिन खिला के ही काम कर लेते हैं, और दूसरे ट्राइमेस्टर में एक स्मॉल प्रोसीजर है D&C। व्हाट इज D&C? डायलिटेशन एंड क्यूरेटास। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज द टोटल MTP गिवन इन योर NCERT, इवन एक्स्ट्रा। ये D&C सब नहीं दिया आपके यहाँ पर, केवल ये आपके नॉलेज के लिए मुझे पढ़ाना था, मैंने पढ़ाया। अब 5 मिनट रुक के मुझे पूरा MTP के बारे में बता दीजिए। व्हाट इज MTP? कितनी प्रेगनेंसीज को हर साल 45 से 50, ये टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 है, लगभग 20% है। इस दुनिया में हर साल जितनी प्रेगनेंसी हो रही है उसकी 20% प्रेगनेंसी बच रही है कि अबॉर्ट कर जाए। क्या इनको अबॉर्ट करने के लिए बहुत सारे इशूज से गुजरना पड़ता है? एथिकल, लीगल, सोशल, रिलीजियस, और इसलिए कुछ कंट्री इसको लीगलाइज, कुछ कंट्री ने कर दिया है, इंडिया ने किया है। कब? 1971 में लीगल कर दिया था। किसी भी ग्राउंड पर कि चारों ग्राउंड याद है? चारों ग्राउंड में पहला ह्यूमैनिटेरियन, हार्मफुल प्रेगनेंसी, हार्मफुल आउटकम, कंट्रासेप्शन फेल्योर, इसमें सबसे लूज ग्राउंड, और इस वजह से अबॉर्शन घट गए थे कि बढ़ने लगे थे। फिर 2017 आया, और बेटा फीमेल फिटिसाइड को बचाने के लिए क्या हमें इसमें कुछ सुधार लाना पड़ा, और 2017 के इस एक्ट का नाम है अमेंडमेंट एक्ट। बोलो क्या नाम है? और इस एक्ट में हमें बताया गया कि 6 महीने से ज्यादा प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, तो बताओ कब करना है? प्रेफरेबली 12। हाँ, क्या 12 से 24 में भी कर सकते हैं? और कोई भी आके कर देगा? कोई भी नहीं करे। पहले नर्सेस कर देती थी, अब नर्सेस, पहले फार्मासिस्ट कंपाउंडर कर देते थे, अब कर, अब कौन करेगा? डॉक्टर, और डॉक्टर भी सारे डॉक्टर नो, कौन करेगा? RMP का मतलब, कई बार RMP बोलते ही लगता है कि ये कोई झोला छाप डॉक्टर है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर भी अपने आप को RMP लिखते हैं। दीज आर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विच हैव देयर डिग्री एज MBBS। कैसी डिग्री होगी? MBBS, कम से कम इतनी डिग्री होनी चाहिए। और याद रखना MBBS डिग्री के बाद वो जाकर CMO में अपने आप को रजिस्टर करा करके, रजिस्टर कराने के बाद आपकी इस डायलिटेशन और क्यूरेटास और इस तरीके से प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट इज STD और द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। आपकी बुक में STI लिखा है। व्हाट इज STI? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो आपको जरा सा भी ये ना लगे कि सर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा है, आप ब्रैकेट में STD लिख सकते हो या फिर STI लिख सकते हो। व्हाट इज STI? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तीसरा नाम, दे आर VDs, वेनरल डिसीज, गुप्त रोग के नाम से इन्हें बोलते हैं, वेनरल डिसीज। चौथा नाम RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
चलो चारों नाम बताओ। व्हाट इज वीडी? वेनरल डिसीज। वेनरल डिसीज याद रखना। इंडियन गवर्नमेंट जिनको स्किन की डिग्री का पीजी कराते हैं, स्किन वाला डॉक्टर जो होता है वही डॉक्टर जो होता है वो वीडी का डॉक्टर होता है। तो स्किन और वीडी ये डिग्रियां एक साथ चलती हैं। तो अगर कोई डॉक्टर बोला जा रहा चर्म रोग विशेषज्ञ है तो वो गुप्त रोग विशेषज्ञ भी होता है। याद रखना वो अपने आप ही है, क्योंकि उसकी पूरी डिग्री होती है स्किन वीडी। व्हाट इज स्किन वीडी? यस, उसको स्किन देखना है और क्या देखना है? वेनरल डिसीज। व्हाट इज वेनरल डिसीज? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर स्किन वाला डॉक्टर कौन है, कहाँ जाना है? आपको बता दिया जाता है। बोले यार बड़े पागल हो सर, आपने तो हमें दूसरी जगह भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था सर? गुप्त रोग वाला क्या भेज दिया? एक्चुअली वो दोनों ही स्पेशलिटी देखता है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का डेफिनेशन क्या है? These are the disease occur due to unprotected sexual intercourse. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को हम लोग इसी नाम से जानते हैं, जिनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने की वजह से ये डिसीजेस हो जाती हैं। इनमें लिस्ट में कम से कम 10 बीमारियां हैं। मैं लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? इट इज GC, GS, GT, ठीक है? पढ़ो। GC, GS, GT याद रखोगे तो काफी दिनों तक याद रहेगा। G फॉर गोनोरिया, C फॉर क्लेमाइडिया, G फॉर जेनाइटल हर्पीज, S फॉर सिफिलिस, G for genital wart, T for trichomoniasis, इसके अलावा HIV एड्स, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी। दो 4 2 6 2 8, ये कम से कम 8 डिसीज तो आप लोग याद ही रखें। इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी लिखेंगे, पूछे गए हैं एक बार। गोनोरिया इज कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम है निजेरिया गोनोरिया। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया नाम के ही बंदे से होती है, यानी क्लेमाइडिया नाम के ही ऑर्गेनिज्म से होती है। पूरा नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, पूरा नाम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। जेनाइटल हर्पीज, इट इज बाय HSV, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरस की डिसीज है। सिफिलिस, अगेन बैक्टीरिया। ट्रिपोनीमा पैलिडम, ये पूछा गया 2018 में, ट्रिपोनीमा पैलिडम। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट, ये वाला क्वेश्चन ट्रिपोनीमा पैलिडम नीट में पूछा जा चुका है। सिफिलिस। जेनाइटल वार्ड्स, ये मस्से हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं। जैसे चेहरे में मस्से होते हैं वैसे वार्ड मतलब मस्से। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ट्राइकोमोनियोसिस, ट्राइकोमोनोस नाम के प्रोटोजोआ से, ट्राइकोमोनोस, सॉरी, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ है कि नहीं, आई एम बिट कंफ्यूज्ड। HIV वायरस से,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और कौन नहीं जानता हेपेटाइटिस बी, इट इज ड्यू टू वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस और ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। HPV, it is known as human papilloma virus. HPV, human papilloma virus, viral disease। ध्यान से सुनना, हर डिसीज की अपने कुछ सिम्टम है। आज के बाद जब भी रिया मिल जाए, रिया इसका मतलब होता है टू फ्लो, बह जाना। जैसे डायरिया, इंटेस्टाइन बह गई तो डायरिया। राइनोरिया, नाक बह गई तो राइनोरिया। गोनेड बह जाए तो गोनोरिया। अगर गोनेड से फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगे, फ्लूइड डिस्चार्ज, बीमारी का नाम गोनेरिया है। व्हाइट डिस्चार्ज फ्लूइड, दीज आर द गोनोरी। ऐसे ही बेटा वार्ड पड़ जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे अल्सर जैसे पड़ जाते हैं बाकी सारी डिसीजेज में। तो एक एक करके जब आप एमबीबीएस करोगे आपको वैसे भी आ जाएगा, बस अभी ऑर्गेनिज्म के नाम आने चाहिए। बोलो गोनोरिया किससे होता है? निजेरिया गोनोरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया है। बोलो क्या है? इसके बाद क्या है? क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। जेनाइटल हर्पीज, HSV। व्हाट इज HSV? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ओके, ये वायरस है। सिफिलिस, बैक्टीरिया। बोलो ट्रिपोनिमा पैलिडम। जेनाइटल वॉर्ड किससे? HPV। व्हाट इज HPV? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। व्हाट इज T? ट्राइकोमोनियासिस। ओके, आगे चलो। इसके बाद HIV, किस वायरस से? HIV वायरस से। बीमारी का नाम एड्स, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पक्का? और इसके अलावा कौन है? हेपेटाइटिस बी, इट इज बाय ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। बोलो कौन? भाइयों बहनों, ये सारी डिसीज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती हैं। इसके अलावा इनमें से 3 में से 2 डिसीज, एक HIV और दूसरा हेपेटाइटिस बी, ये दोनों डिसीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड नीडल से भी हो सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड नीडल यूज कर रहे हो तब भी हो सकते हैं। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड को हो सकते हैं, मां से बच्चे को भी हो सकते हैं। और ये तीनों चीजों में सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों डिसीज सेक्स से भी हो सकती हैं। इसके अलावा इन 3 बातों से और हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 डिसीज? HIV। तो बताओ, सारे HIV दुनिया में सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही हो रहे हैं? नो। हाँ, नो। कुछ बेटा HIV कैसे हो रहे हैं? हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए जब खून चढ़ रहा हो डेंगू के दौरान, तो बताइए किसी भी दलाल से खून खरीदना चाहिए? नहीं, बहुत प्रोटेक्टेड जगह से खून खरीद के चढ़वाना चाहिए। जैसे अभी कोरोना में प्लाज्मा चढ़ रहा था, तो कहीं का भी प्लाज्मा चढ़ाना चाहिए? नहीं। इसके अलावा कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन वाले लोगों को बहुत ज्यादा एड्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे का नीडल यूज करते हैं। तीसरा, अगर मम्मा को डिसीज है तो प्लेसेंटा के थ्रू, किसके थ्रू? वो वायरस कहां पर पहुंच सकता है? बेबी को। तो मां से बेबी को भी ये डिसीज हो सकती है। कौन कौन सी 2 डिसीज? HIV और हेपेटाइटिस बी। जितनी भी डिसीज लिखी है, ऑल ऑफ देम आर क्यूरेबल एक्सेप्ट 3। 3 डिसीज को छोड़कर बाकी सबको ठीक किया जा सकता है। इन 3 डिसीज में HIV है, इसको नहीं ठीक कर सकते। हेपेटाइटिस बी है, HIV को ठीक नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी को ठीक नहीं कर सकते। और जेनाइटल हर्पीज, ये क्वेश्चन आया था जेनाइटल हर्पीज वाला 2019
2019 में आया था, पिछले के पिछले साल आया है। दे आर नॉट क्यूरेबल, इन्हें क्योर नहीं किया जा सकता। ऑल ऑफ देम, रेस्ट ऑफ देम आर क्यूरेबल। बाकी सबको ठीक किया जा सकता है। इस लिस्ट में जो भी बाकी डिसीज है उसे ठीक किया सकता है। कोई बोले गोनोरिया हो गया, ठीक हो जाएगा। क्लेमाइडिया हो गया, ठीक हो जाएगा। हर्पीज ठीक नहीं होगा। सिफिलिस ठीक हो जाएगा। वार्ड ठीक हो जाएगा। ट्राइकोमोनियासिस ठीक हो जाएगा। एड्स ठीक नहीं होगा। हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं। सारे वायरस के नहीं ठीक हो रहे, नहीं, कुछ वायरस के ठीक भी हो रहे हैं। वार्ड वाला ठीक हो जा रहा, जेनाइटल वार्ड। HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ठीक हो जा रहा। क्या नहीं ठीक हो रहा? जेनाइटल हर्पीज। आप NCERT देख रहे हो, तीनों लिखे हैं। क्या क्या लिखा? HIV ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस B और वार्ड लिखा है कि हर्पीज लिखा है? हर्पीज क्यूरेबल है कि नॉट क्यूरेबल? बाकी सारे क्यूरेबल हैं। हटा दें? हाँ, हिम्मत मत हारना, आ जाएगा। बताओ, हमने क्या फॉर्मूला बताया था? GT GC GS GT H। वो दोनों H याद रहेंगे। एक कौन है? HIV और एक हेपेटाइटिस B। अब देखते हैं आपको कितना याद आया। बोलो क्या है? GC GS GT, इतना आएगा? बताओ। पहला G गोनोरिया, फिर G के बाद C क्लेमाइडिया, फिर G जेनाइटल हर्पीज, फिर S सिफिलिस, फिर G जेनाइटल वार्ड, फिर G T आया? बोलो ट्राइकोमोनियासिस। बोलो क्या? फिर कौन? हेपेटाइटिस B और HIV। टोटल 8 डिसीज दी गई हैं। और भी हैं, ऐसा मत सोचना कितनी है, और भी हैं। MBBS करो, लेकिन NCERT की कोई भी डिसीज हमसे छूटनी नहीं चाहिए। ये 8 डिसीज में कितनी क्यूरेबल? ऑल एक्सेप्ट 3। कौन कौन नहीं क्योर की जगह? यानी हम हेपेटाइटिस B को क्योर, एड्स को क्योर और हर्पीज को क्योर, बाकी सब क्यूरेबल हैं। वेरी गुड। इसके बाद बोला गया कि इनमें 2 डिसीज ऐसी भी हैं जो जरूरी नहीं कि बेटा सेक्स से ही फैले। वो याद है? बोलो कौन? हेपेटाइटिस B और HIV। वो 3 और कारणों से फैल सकती हैं। बोलो कौन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन और यस इन्फेक्टेड नीडल्स और मदर से बेबी को जा सकती हैं। अब ध्यान सुनना, इनके सिम्टम्स, इस पे बहुत गौर करना। ये सबसे छोटी बातें हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा भयानक क्वेश्चन बनते हैं। बोलते हैं ज्यादातर वेनरल डिसीज के सिम्टम्स दे आर माइल्ड, बहुत कमजोर सिम्टम होते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार हो। दे आर वेरी माइल्ड सिम्टम। जैसे सिंपल इचिंग हो सकती है आपको गोनेड्स में, आप इसे सिंपल खुजली मान रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे ठीक है थोड़ी बहुत खुजली होगी। इसके अलावा थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो सकता है, यानी वहां से कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, आप इसे भी अवॉइड कर देते हो। ज्यादातर व्हाइट कलर के फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगते हैं, आप इन्हें अवॉइड करते हो, ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। स्लाइट पेन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन भी हो जाएगा, और कभी कभी थोड़ी मोड़ी आपको स्वेलिंग भी दिख जाएगी, और ये स्वेलिंग बहुत हैवी होगी कि बहुत माइल्ड, बहुत माइल्ड। अब ध्यान से देखना, ये सारे सिम्टम इतने माइल्ड हैं कि लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। खासकर गांव में तो फीमेल इसे इग्नोर कर ही देती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है थोड़ी बहुत खुजली होगी, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हटाओ, कुछ नहीं। 3 बातें ध्यान से सुनना। पहली बार इन बीमारियों से, गुप्त रोगों में सोशल स्टिग्मा है, आप किसी को बता नहीं सकते हो। आप किसी को बताओगे आप पे लोग हंसने लगेंगे, अच्छा तुम्हें गुप्त रोग हो गया, आप बात करो उनसे, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपसे क्राइम हो गया।
तो एक तो सोशल स्टिग्मा है, आप बताना नहीं चाहोगे कि आपको क्या हो गया। दूसरा, सिम्टम माइल्ड है, ये माइल्ड सिम्टम की वजह से आपको ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही तो तब भी आप नहीं बताते। तीसरा, कभी कभी ये डिसीज एसिम्प्टोमेटिक पड़ी रहती है, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा, जिसको डिसीज हो रही है उसको भी नहीं पता चल पा रहा, और इस वजह से लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं। और जब इग्नोर करने लगते हैं तो इनके कॉम्प्लिकेशंस, बताइए सिम्टम थे कि कॉम्प्लिकेशन? हाँ, सिम्टम। और अगर इग्नोर करते रहे तो बीमारी खत्म होगी कि नहीं खत्म होगी? हाँ, तो आएंगे कॉम्प्लिकेशंस, फिर बीमारी कॉम्प्लिकेट होने लगती है। कोई भी पॉइंट में एनसीईआरटी के बाहर नहीं लिख रहा हूं, मुझ पे विश्वास रखना, ये सब कुछ याद रखना है। बताओ, सिम्टम बहुत हैवी है कि बहुत माइल्ड? हैवी, इसलिए पता नहीं चल पाते, और कभी कभी पता चलते हैं तब भी लोग बताते क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, सोशल स्टिग्मा, सामाजिक रूप से लोग बड़ा हंसी उड़ाएंगे इसलिए नहीं बताते। और कई बार एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए बीमारियां पड़ी रहती हैं, लोग बताते नहीं, खुल के बात नहीं करते। और जब बात नहीं करते तो वो बीमारियां घटेंगी कि बढ़ने लगेंगी, और जब बढ़ने लगती हैं तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, खासकर फीमेल में। खासकर फीमेल में कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक है। पहला कॉम्प्लिकेशन है पीआईडी, नाम पे मत जाइएगा, इससे भयानक बीमारी आपको कोई मिलेगी नहीं। इट इज नोन एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। इस डिसीज में पेल्विक रीजन के जितने ऑर्गन में पस पड़ जाता है, यूट्रस में, वेजाइना के चारों तरफ, ओवरीज के चारों तरफ, फैलोपियन ट्यूब के चारों तरफ, और अगल बगल के ऑर्गन में क्या पड़ जाता है, पस। पस का मतलब कितना भयानक इन्फेक्शन हो चुका होगा, इसे बोलते हैं पीआईडी। व्हाट इज पीआईडी? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। अगर इस बीमारी को नहीं देखा गया, छोटे छोटे सिम्टम को इग्नोर किया गया, तो एक दिन लोगों को पीआईडी हो सकती है। इसके अलावा एबॉर्शन हो सकते हैं फीमेल को। इसके अलावा स्टिल बर्थ हो सकती हैं। आपको लगेगा स्टिल बर्थ क्या होता है? बच्चा पूरे 9 महीना स्वस्थ रहेगा, पूरे 9 महीना प्रेगनेंसी के दौरान आपको बच्चा हेल्दी मिलेगा मां के वॉर्म में। ओके, मां के पूरे वॉर्म में, गर्भाशय में बच्चा एकदम हेल्दी रहेगा, लेकिन जब पैदा होगा तो मरा हुआ पैदा होगा। ऐसे बच्चे जो मरे हुए पैदा होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टिल बर्थ। मरे हुए बच्चों का पैदा होना, इट इज नोन एज स्टिल बर्थ। पीआईडी हो सकती है, एबॉर्शन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में स्टिल बर्थ हो सकती है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी भयानक है, केवल लिख देने से कुछ नहीं होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी अपनी जगह बदल लेती है। प्रेगनेंसी को कहां सेटल होना चाहिए? यूट्रस। फिर से बोलो, यूट्रस में सेटल होना चाहिए। मान लो प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में सेटल होने लगी, तो बताओ फैलोपियन ट्यूब बचेगा कि फट जाएगा? और कभी कभी फैलोपियन ट्यूब रप्चर होकर के मां के पेट में फट जाते हैं बच्चे, और निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक मतलब इट अ प्रॉपर प्लेस और इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। आना चाहिए यूट्रस में पड़ी हुई है, फैलोपियन ट्यूब में आना चाहिए, यूट्रस में पड़ी हुई है, सर्विक्स में आना चाहिए, यूट्रस में पड़ा हुआ कहीं और। ऐसी प्रेगनेंसीज को क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये सब कॉम्प्लिकेशन है किसके? पता नहीं, एसटीडी के। किसके? तो एसटीडी को बचाओ को बेटा माइल्ड सिम्टम को ध्यान देना चाहिए। अगर इन्हें नहीं ध्यान दिया तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बोलो, पहला पीआईडी, दूसरा एबॉर्शन, तीसरा स्टिल बर्थ, चौथा, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी। कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी आ जाती है अगर कॉम्प्लिकेशन में देखे जाए, एंड कभी कभी कैंसर तक हो जाता है, इवन कैंसर। यूट्रस और सर्विक्स के कैंसर
इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल में पाए जाते हैं। इंडिया में 3 कैंसर सबसे ज्यादा है। पहले माउथ का कैंसर, कौन सा? तो मेल में सबसे ज्यादा माउथ का कैंसर होता है, गुटखा वगैरह खाते हैं। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल मतलब सर्विक्स, तो ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विक्स का कैंसर। कभी सोचते हो सर्विक्स के कैंसर के केसेस बढ़ने के कारण क्या है? बिकॉज फीमेल, गांव की फीमेल जो होती हैं वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करती, तो पहले उन्हें क्या होते होंगे? STD, और फिर क्या होते होंगे? कॉम्प्लिकेशन, और उन कॉम्प्लिकेशन से क्या हो जाते हैं? कैंसर। तो इनको हल्के मत लीजिए, एक भी पॉइंट मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। अगर NCERT देखोगे तो अंडरलाइन करो। बोलो कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन? PID। व्हाट इज PID? पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज। ओके, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा स्टिलबर्थ, चौथा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और इसके अलावा इनफर्टिलिटी, कभी कभी कैंसर। अगर मैं ये हटा दूं तो STD में यहां तक पहुंचा दोगे? देखेंगे पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे। जी डिसीज के नाम याद है? केवल निमोनिक्स बताओ। GC, GS, GT, HS, सबके डिसीज याद हैं? इसके बाद मैंने सिम्टम पढ़ाए। सिम्टम बहुत हैवी हैं कि माइल्ड? सारे सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं? बोलो 4 सिम्टम है। पहला, थोड़ी बहुत खुजली होगी, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज, थोड़ी बहुत स्वेलिंग और पेन हैवी की स्लाइड। तो लोग इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के 3 कारण हैं। एक तो पता ही ना चले, और एक तो पता चले तो बहुत कम पता चले, और तीसरा सोशल स्टिग्मा। तो लोग इसे बताएंगे कि इग्नोर कर देंगे, और इग्नोर कर देंगे तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और जब ये गलती करेंगे तो क्या उनकी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे? याद रखना, ये कॉम्प्लिकेशन मेल में कम है, मेल में, फीमेल में ज्यादा। और इन कॉम्प्लिकेशन की एक लिस्ट है, लिस्ट याद है? बोलो PID और अबॉर्शन और स्टिलबर्थ और एक्टोपिक प्रेगनेंसी और अच्छा, और कभी कभी तो बोलते हैं अगर बीमारी हो ही गई है तब क्या करें? तो बोलते हैं अगर बीमारी हो गई है तो ये करें, पहले तो कर लें अर्ली डायग्नोसिस, जितने जल्दी हो सके उसका क्या करें? डायग्नोसिस। और जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करा लें। ट्रीटमेंट कराते वक्त देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स जो इस बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो यह है ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट करा रहे हो इसका मतलब बीमारी आपको ऑलरेडी हो चुकी है, और ये कोई अच्छी कहानी नहीं है। ट्रीटमेंट से बेहतर है कि बीमारी हो ना पाए, ट्रीटमेंट से बेहतर है कि आप करें प्रिवेंशन। बोलो क्या? एक बड़ा ही कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ऐसी कुछ काम करें जिससे आपको ऐसी किसी बीमारी के साथ गेट टुगेदर ना हो, आपका कुछ ऐसी बीमारियां कभी आप पे पाला ना पड़े। तो प्रिवेंशन करने के लिए 3 बड़े बड़े पॉइंट आपके NCERT ने लिखे हैं। मैं इन्हें 4 पॉइंट में तब्दील करता हूं। आप इन 4 पॉइंट को अच्छे ढंग से अंडरलाइन कर लीजिए। सही, पहला पॉइंट, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, जिसे आप जानते नहीं हैं उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज से बचिए। ओके, दूसरा पॉइंट, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर। ये सब NCERT की लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में डिफरेंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस है। पहले में तो आप जानते नहीं है, उसके साथ इन्वॉल्व है, आप दूसरों के साथ जानते हैं और कई लोगों के साथ इन्वॉल्व है, तब भी आपको डिसीज हो सकती है। तीसरा, वियर कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कल भी पढ़ाया था कि कॉन्डोम केवल आपको किससे नहीं बचाता? डिलीवरी, प्रेगनेंसी से। साथ में और किससे बताता है? यस, वो आपको STD से भी बताता है।
और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आपको जरा सा भी शक हो जाए, जरा सा भी शक है कि यार गड़बड़ हो रहा कुछ मेरी बॉडी के साथ, तो गो टू द डॉक्टर, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उसका अर्ली डायग्नोसिस करवाएं। जितने जल्दी डायग्नोसिस कराएंगे ट्रीटमेंट उतना बढ़िया होगा। इन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो मैं लिख रहा हूं, भले एनसीईआरटी ने ना लिखी हो, इट इज नोन एज हाइजीन। सर्दियां कितनी भी हो, रोज नहाएं। समझ रहे हो? हाँ, आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा अवॉइडेड प्लेसेस यही हैं। आप बहुत कम ध्यान देते हो इन पे, लेकिन ये आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप हाइजीन मेंटेन रखें, साफ सफाई मेंटेन रखें, आपको ऐसी बीमारियों से भगवान दूर रखे, आप बचें। बताइए ट्रीटमेंट के दौरान, हाँ ओके, आपको जानना है? ठीक, आप ध्यान से देखें, आपके बारे में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या क्या पॉइंट है? पहला, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर। इसके बाद सेक्स के दौरान क्या यूज करें? कॉन्डोम। और चौथा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डायग्नोसिस जल्दी करवाएं और क्या कराएं? ट्रीटमेंट। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन, सबसे मुश्किल वाला पोर्शन यही है, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। आराम से, एकदम ध्यान से। दो शब्द हैं, एक शब्द होता है स्टेरिलिटी, मैं हर बार यहीं से पढ़ाना चालू करता हूं। एक शब्द होता है स्टेरिलिटी, इसी को बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन। इट इज नॉट क्यूरेबल, ये ठीक नहीं की जा सकती। अगर सीमेन ही नहीं बन रहा, या फिर टेस्टिस ही नहीं है बॉडी में, या फिर बॉडी में ओवरीज ही नहीं है, यूट्रस ही नहीं है, या यूट्रस मेल फॉर्म है, तो आपको इनफर्टिलिटी आएगी कि स्टेरिलिटी आएगी? बताइए, क्यूरेबल कि नॉट क्यूरेबल? बट इनफर्टिलिटी these can be cured, they are curable। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाते हैं, और क्लिनिक उसी की चलाई जा सकती है जिसका ट्रीटमेंट हो। ओके, तो बताओ दो चीजें, वन इज स्टेरिलिटी, दूसरा इनफर्टिलिटी। मेरे शब्दों को माफ करिएगा, प्लीज माफ करिएगा, मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, जरूरी है इसलिए करने जा रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा, देयर इज कंडीशन नोन एज बुल एंड बुलॉक। इनमें से एक बैल है, एक है सांप। दोनों मेल हैं, लेकिन एक स्टेराइल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? स्टेराइल। बहुत अर्ली कंडीशन में, बहुत अर्ली कंडीशन में उसके टेस्टिस को रप्चर कर दिया जाता है, टेस्टिस को खत्म कर दिया जाता है, कैस्ट्रेक्शन कर देते हैं। क्या करते हैं? कैस्ट्रेक्शन, काट के निकाल दिया जाता है। अब बताइए, ये बंदे में इसको ठीक कर पाना पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इट इज फर्टाइल और स्टेराइल। तो अगर बॉडी में इस तरीके की कोई एक्टिविटी हुई है तो आप स्टेराइल हो चुके हैं, लेकिन आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेहतर तरीके से मैनेज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, बेबी पैदा नहीं कर पा रहे, तब क्या कहेंगे? इनफर्टिलिटी। तो देयर आर टू टर्म्स, वन इज स्टेराइल। स्टेराइल क्यूरेबल कि नॉट क्यूरेबल? और इनफर्टाइल। आइए पहले इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन समझते हैं। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन जो मेडिकल बुक्स में लिखी है वो क्या है? ध्यान सुनना। इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, चिल्ड्रेन।
or offspring, inability to reproduce offspring in spite of continuous unprotected cohabitation at least for 1 year। बहुत ध्यान देना एक एक लाइन पर। शादी हुई, दोनों कपल एक साथ यानी मेल एंड फीमेल एक साथ 1 साल से साल भर साथ में रह रहे हैं और साल भर अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व है, विदाउट कॉन्डोम, विदाउट किसी भी बैरियर मेथड के इन्वॉल्व है, विदाउट किसी कॉन्ट्रासेप्शन के 1 साल से इन्वॉल्व है और फिर भी उनको बेबी नहीं हुआ। अब ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल बोल देंगे। स्टेराइल की इनफर्टाइल। इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम ड्यूरेशन, कितना साल? 1 साल से उनको बेबी नहीं हो रहा, अब हम इन्हें इनफर्टाइल बोलेंगे। पहले इनफर्टाइल नहीं बोलेंगे कि 6 महीने से बेबी नहीं हो गया इनफर्टाइल हो गए। 1 साल से कॉन्टिन्यूअस एक साथ रह करके सेक्सुअल हैबिट में इन्वॉल्व है बिना किसी कॉन्ट्रेप्शन मेथड के। और भी बड़ी डेफिनेशन है, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। ना वो फीमेल ओसीपी खा रही है, ना उसने बैरियर मेथड यूज किया है, ना उसने आईयूडी यूज किया है, ना मेल ने कोई दवा खाई है, ना मेल ने कभी कोई ऐसे काम किया है कॉन्ट्रासेप्शन का। इसके बावजूद 1 साल से वो साथ में रहने के बावजूद भी उनको बेबी पैदा नहीं हो रहे हैं। अब बताओ फर्टाइल है कि इनफर्टाइल? तो बोलते हैं इनके कॉज क्या है? देयर आर वेरियस कॉज। मेल से रिलेटेड कॉज अलग है, फीमेल से रिलेटेड कॉज अलग है। चलिए हम लोग कुछ कॉज अपने पिछले चैप्टर से उठाते हैं। बताओ किसी भी सीमेन में कितने नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं जनरली? 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, याद आया? और पर ml 100 से 150 मिलियन, याद आया? और अगर उसका नंबर कितना हो जाए? 2 मिलियन से कम, 20 से 20 मिलियन से कम। तो बताओ फर्टाइल कि इनफर्टाइल? अगर मॉर्फोलॉजी 60% से ज्यादा खराब हो जाए, फर्टाइल कि इनफर्टाइल? और विगरस मोटिलिटी 40% से कम हो, फर्टाइल कि इनफर्टाइल? तो कुछ कारण है सीमेन रिलेटेड। बेटा मैंने सीमेन रिलेटेड में तीनों कारण लिख देने। एक तो स्पर्म नंबर, दूसरा स्पर्म मॉर्फोलॉजी, तीसरा स्पर्म मोटिलिटी। ये मेल के कारण है। इसके अलावा मेल में दूसरे कारण है इन्फेक्शंस। मेल को कोई इन्फेक्शन हो रखा है, इस वजह से उसका सीमेन हेल्दी नहीं आ रहा। इसके अलावा कारण हो सकता है ड्रग्स। कोई मेल किसी ड्रग में इन्वॉल्व है और वो घर में बता नहीं रहा, दवाइयां खा रहा है, इसकी वजह से भी हो सकता है ड्रग्स। इसके अलावा देयर आर सम साइकोलॉजिकल कारण ऑल्सो, साइकोलॉजिकल कॉज भी होते हैं एटसेट्रा। फीमेल, पहला कारण है एनओव्यूलेशन, कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो है लेकिन उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में ओव्यूलेशन हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। दूसरा कारण है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है लेकिन इसमें से कुछ कारण आपकी एनसीईआरटी में लिखे हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, फीमेल की दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इसके अलावा इनका भी कारण हो सकता है ड्रग्स, साइकोलॉजिकल एटसेट्रा। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के।
बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, खुद सोचो। अगर सीमेन का नंबर कम हो जाए, फर्टिलिटी की इनफर्टिलिटी, मॉर्फोलॉजी खराब हो जाए, मोटिलिटी खराब हो जाए, बताओ ड्रग्स ले रहा है, इनफर्टाइल, बताइए इसके अलावा कोई इन्फेक्शन है, इनफर्टाइल। और अगर साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो सकती है। आगे चलो उधर, बताइए ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, मेंसेस हो रहे हैं लेकिन क्या नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन। कल ही पढ़ाया था, मेंस्ट्रुएशन दो जगह, मेंस्ट्रुअल साइकिल दो जगह चल रही है, एक कहाँ, यूट्रस और एक ओवरी। यूट्रस ठीक चल रहा, ओवरी ठीक, उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, इसके अलावा इन्फेक्शन, इसके अलावा ड्रग्स, इसके अलावा साइकिल। एक एक्स्ट्रा चीज है, पढ़ोगे, बिल्कुल छोटी सी चीज है। इंडिया में सबसे बड़ा कारण है टीबी फीमेल के लिए, एंजेनाइटल टीबी। टीबी नाम सुना है? लोगों को लगता है लंग्स की बीमारी होती है, यस सच में लंग्स की भी होती है। व्हाट इज टीबी? ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन यही ट्यूबरकुलोसिस अगर जेनाइटल यानी आपके यूट्रस वगैरह में हो जाए तो बेटा आप इनफर्टाइल हो सकते हैं। और फीमेल के केसेस में जेनाइटल टीबी होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज इनके जेनाइटल ऑर्गन ओपन है, डायरेक्ट ओपन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कमोड यूज करते वक्त, वेस्टर्न तरीके यूज करते वक्त बचे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो कौन बंदा वहां पर बैठ के गया है, क्योंकि कमोड में स्किन टच होता है विद द सीट। और अगर बेटा किसी इन्फेक्टेड फीमेल वहां पर बैठ के गई है और आप फिर उसमें बैठते हैं, बताइए आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम की ज्यादा। एंड दैट्स व्हाई फीमेल टीबी, फीमेल को पता भी नहीं चल पाता कि उन्हें कब हो गया और इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इंडिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट, सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है टीबी। व्हाट इज टीबी? ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी है। चलिए बताइए व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। कब तक, कितने साल रहना है? 1 साल। प्रोटेक्टेड कि अनप्रोटेक्टेड? और किसी भी तरीके का कोई कंट्रासेप्शन यूज करना है कि नहीं? अगर 1 साल से बच्चा नहीं है तो आप स्टेराइल हैं कि इनफर्टाइल? इनफर्टाइल। मेल और फीमेल के कॉज अलग अलग हो सकते हैं। मेल में सीमेन में अमाउंट कम, स्पर्म का नंबर कम, मॉर्फोलॉजी खराब और मोटिलिटी भी खराब, ये कारण हो सकता है। इसके अलावा ड्रग्स, इसके अलावा साइकोलॉजिकल, इसके अलावा इन्फेक्शन। फीमेल याद है? बताओ। एनोवुलेशन, फिर से बोलो। एनोवुलेशन, यस, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें टीबी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। बोले सर क्या करें अगर ऐसा हो जाए? कुछ नहीं, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस करेंगे और अगर सीमेन में स्पर्म का नंबर कम है तो दवा खिलाएंगे आपको, सीमेन में स्पर्म का नंबर बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस करने के बाद आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और जब आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा फिर से आपको समय मिलेगा, प्रेगनेंसी सेटल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब इनफर्टिलिटी को सेटल किया जा सकता है। यस बेटा इधर आ जाओ थोड़ा, मैं आ नहीं सकता क्योंकि मैं खूंटे से बंधा हूं वरना मैं पहुंच जाता। हाँ, अब बताओ इनफर्टिलिटी वाला 2 दिया है, 2 ईयर दे दिया गया क्या? कहाँ? समरी नहीं मानता मैं, आप समरी मत बताइए मुझे, आप जरा मेन पैराग्राफ पढ़िए। लाइए मैं मेन पैराग्राफ पढ़ता हूं, रुकिए। अपने पास था नहीं चैप्टर? था? हाँ, ये नहीं है, यही है। यस, ये पढ़े? चलो भाई देखते हैं भाई। नहीं है, नहीं लिखा। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over world, including India, are infertile. They are
unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many physical. अच्छा ये तो नहीं है. In India often the female is blamed. Okay, it's okay. नहीं है पक्का. बेटा मेरी बुक उठाओ. Yes. ओके बट अगर नहीं पिए तो 1 ईयर रखो. हाँ दिया है. कितना दिया है? 2 ईयर. मैं 1 ईयर की गारंटी लेता हूं. जाओ. अब बढ़ा दिया गया हो तो बढ़ा दिया गया हो. हम लोग जब तक MBBS कर रहे थे तब तक कितने साल था? 1 साल. तो 1 ईयर ही है. चिंता मत करो. अब उसमें कहीं ऐसा लिखा होगा तो लिखा हो सकता है. आई एम सॉरी भाई, कई बार आपकी बात बुक में CRT में सब दिया नहीं होता तो मैं क्या करूं. तो याद रखो. फिर से बोलो, डेफिनेशन बोलो. इनफर्टिलिटी कितने दिनों तक? 1 साल तक साथ में कोहैबिटेशन है, अनप्रोटेक्टेड है और फिर भी बेटा प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. तो बताओ फर्टाइल की इनफर्टाइल? बच्चे ने बोला 2 साल. समरी में लिखा है, बुक में कुछ लिखा नहीं. मैंने भी देखा कुछ नहीं लिखा. तो मैंने शायद अपनी मेडिकल बुक का कुछ याद कर रखा है. मुझे जो याद है, तुमने एक बार कहा है तो मैं कल फिर से एक बार देख जरूर लूंगा. इतना घमंड अच्छा नहीं है, कहीं कुछ गलत ही हो जाए तो. यस, कल मैं दोबारा अपनी मेडिकल बुक को देख करके आऊंगा. अगर उसमें 1 साल है तो आपको कितना मानना पड़ेगा? एंड में 1 साल लिखा है. एंड पे लिखा है. गूगल पे लिखा है 1 साल. चुप रहो. 1 साल है. 1 साल ही है. क्राइटेरिया 1 साल है. 2 साल की 1 साल. अब NCERT कितना लिख रही पता नहीं. समरी में कितना लिख रही? तो भाई गूगल करते रहो. नाउ अगर ट्रीटमेंट संभव नहीं है, इफ ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तब क्या करें सर? तब आपको एक नया जुगाड़ बताया गया है. दीज जुगाड़ आर नोन एज ART. व्हाट इज ART? आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. और पता नहीं क्यों बच्चे बोलते हैं कि ये चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट है. देखना कितना आसान लगेगा तुम्हें. इट इज नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज. तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इससे काम चला सकते हैं. अगर इनफर्टिलिटी ठीक नहीं की जा रही है तो आप कुछ जुगाड़ पैदा कर सकते हैं. उन जुगाड़ का नाम है ART. क्या नाम है? व्हाट इज ART? दे आर नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. तो ऐसा मानता हूं मैं कि तुम लोगों के लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है. तो तुम लोग थक भी गए हो. 2 मिनट का शांति मौन करिए ताकि आप लोगों को मैं बिना पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं. हाँ, चक्कर में मत रहो. पढ़ाएंगे लेकिन रिलैक्स कर लो. ठीक है? अरे रुको, पढ़ा रहे. अभी घर जाकर फिर पूछोगे सर वो समझ में नहीं आया, मुझे नहीं चलेगा. रिलैक्स करो. यस, अनुलोम विलोम. चलो लंबा. अरे तो मजाक मान रहे हो? करो, निकालो. शोर मत करो. टीचर करे भी तो क्या करे. अपने लोगों से हार जाता है. ऐसी ऐसी आवाजें मत निकालो बेटा. ठीक है, बंद कर. आइए नाउ द ART. कहां भाग रहे हो? जाना है कहीं? 10 मिनट दो, छोड़ रहे. तुम तो यार भाग रहे हो भाई. इतनी दूर तक साथ आए हो, ये भी निपटा ही लो. देखो इसमें क्या लिखा है? आर्ट. ये कला है बाबू.
और इसको कलाकार लोग ही कर पाते हैं। बताओ, टेस्ट ट्यूब में बेबी पैदा कर देना नॉर्मल बात है? कलाकारी है, आर्ट है ये। इसे ART मत पढ़ो, क्या पढ़ो? और जब हमको पहली बार पता चला कि परक नली में बच्चा पैदा होता तो हम अपने मन से इमेजिनेशन करते हैं 9 महीना परक नली टूटती नहीं है। अपने मन ही में सोचा करते थे भगवान कैसे करते होंगे यार, 9 महीने में तो परक नली बच्चा बढ़ता होगा, टूट जाती होगी। अजीब अजीब है। अगर तुम गांव में किसी को बोल दो कि परक नली में बच्चे पैदा हो रहे हो, कंटाप खींच के मार देगा। हाँ, कुछ भी बोलते हो। तो ठीक है, ART का जो सबसे पहला पॉइंट है, इट इज ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब ये होता है लैब में फर्टिलाइजेशन। लैब, इन विट्रो जहां पर भी लिखा हो उसका मतलब होता है लैब में हम लोग फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं क्लासिकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है ICSI। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपकी बुक में अलग अलग जगह पर लिखा है, इसीलिए आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलिए, बुक में कहीं कुछ भी लिखा हो आप इसी तरीके से लिखिएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये वो फर्टिलाइजेशन है जो लैब में करते हैं, और लैब में करते वक्त 2 तरीके से इन्हें परफॉर्म करते हैं। एक कौन सा तरीका है? क्लासिकल, और दूसरा ICSI। व्हाट इज ICSI? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ध्यान सुनना, क्लासिकल वाले में हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, किसी को परक नली बच्चे बोलते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में याद रखना ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वो सारी कंडीशन पैदा करने की कोशिश करते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऑप्टिमाइजेशन। और इसमें एक ओवम लेके आते हैं विद कोरोना रेडिएटा एंड ऑल, और इसमें एक स्पर्म छोड़ देते हैं। ओवम और स्पर्म को परक नली में छोड़ने के बाद हम इसका करते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन शब्द उनके लिए कहा जाता है जब हम ठीक उसी तरीके का एनवायरनमेंट पैदा करने की कोशिश करें जो यूट्रस में है। मतलब इस परक नली के आसपास का टेम्परेचर, इस परक नली का pH और बेटा प्रेशर, सब कुछ मैनेज करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, pH सब मैनेज करते हैं और सोचते हैं, सिमुलेट कर देते हैं। सिमुलेशन करने के बाद इस परक नली को छोड़ दिया जाता है 2-3 दिन के लिए, और फिर हम ये मनाते हैं कि परक नली में स्पर्म और ओवा आपस में फर्टिलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और फर्टिलाइजेशन करके बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट। N होगा कि 2N? पहला तरीका। सर नहीं आया समझ में? अरे कुछ नहीं आया? आया? बताओ क्लासिकल तरीके में क्या लेंगे? हाँ, टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम लोग स्पर्म उठाएंगे, ओवा लाएंगे। सर स्पर्म कहाँ से लाएंगे, ओवा कहाँ से लाएंगे? इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, छोटी मोटी कहानी नहीं है। सुनो, एक मेल और एक फीमेल आपके पास आते हैं। आप हो डॉक्टर, चलो फीमेल ऐसे बना देते, तो मेल और फीमेल दोनों आते हैं और आप हो डॉक्टर और बोल रहे साहब बच्चा नहीं हो रहा। आपने दोनों की जांचें कराई, देखा फीमेल फाइन है, फीमेल में ओवा बन रहा, फाइन है। और आपने देखा मेल में स्पर्म की कमी है और स्पर्म है ही नहीं है, अपने स्पर्म बहुत कम है। अब आप मेल से कहोगे तो मेल कहेगा हाँ डॉक्टर साहब अपनी डिग्री चेक कराओ। ऐसा कैसे हो सकता? हम तंदुरुस्त आदमी हैं, 2 बाल्टी दूध पी जाते हैं। नहीं, उससे बोलो कि भैया पहलवान लोगों में भी स्पर्म कमी हो सकती, तो मानेंगे नहीं। तो उनसे बोलो पहलवान साहब उपाय है,
आपकी वाइफ का ओवा काम चला देगा। ठीक, तो हम ओवा आपकी वाइफ की ओवरी से निकाल ले रहे हैं, तो ये आपकी वाइफ की ओवा है। पर भाई साहब बुरा मत मानो, आपका स्पर्म नहीं है, तो आप बुरा मत मानो और मैं किसी डोनर के पास जाता हूं। किसके पास? ये विक्की डोनर नहीं है। देखो थोड़ा बहुत लाइट कर रहा हूं, इसका मतलब फोड़ मत करिएगा। यहां से स्पर्म मांग रहा है, तो स्पर्म डोनर का आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। क्या उल्टा हो सकता है? कि मेल सही हो और फीमेल के पास ओवा, तो आपकी बात डोनर कौन होगा? फीमेल। तो हम लोग स्पर्म को हस्बैंड से ले सकते हैं या डोनर से ले सकते हैं। लाइक वाइज एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान सुनना, ओवा को भी बेटा वाइफ से ले सकते हैं या फिर डोनर। इट डिपेंड अपॉन कंडीशंस। किस पे डिपेंड करेगा? और इन कंडीशन में स्पर्म और ओवा को हम लोग कहां डालेंगे? टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें क्या करेंगे? सिमुलेशन। बोलो, व्हाट इज सिमुलेशन? सिमिलर कंडीशंस। फिर से बोलो, पीएच, प्रेशर, टेम्परेचर सब मेंटेन करेंगे और चाहेंगे कि वो आपस में फर्टिलाइज करके क्या बना दें? जाइगोट। ये है जाइगोट। इक्सी इससे ज्यादा खतरनाक कंडीशन है। इक्सी माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस से की जाती है, माइक्रोस्कोप के साथ की जाती है। माइक्रोस्कोप के दौरान हम लोग ओवा को माइक्रोस्कोप के सामने रखते हैं और देखते हैं कहां है ओवा, और ओवा को हम माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं। इसके बाद एक माइक्रो इंजेक्शन लेते हैं। अब ये मत पूछना माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। ये बहुत पतली निडल होती है, इतनी पतली कि सेल के अंदर घुस जाए, और इस माइक्रो इंजेक्शन में हम लोग स्पर्म भरते हैं, बहुत सारे स्पर्म भरते हैं। फिर वही है, ओवा भी कहीं से आ सकता है और स्पर्म भी कहीं से आ सकता है। और अब इस स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? ओवा। फिर से बोलो, बताओ क्या नाम है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बताओ किसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को छोड़ते हैं? ओवा के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को छोड़ते हैं जाके। यहां पर स्पर्म को साइटोप्लाज्म छोड़ते हैं कि टेस्ट ट्यूब में, और इनको अपने आप जुड़ने देते हैं। पर यहां पर हम स्पर्म का इंजेक्शन लगाते हैं। किसको? ओवा को। तो व्हाट इज ICSI? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस पे मेहनत कम है कि ज्यादा? कम की ज्यादा? और इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम की ज्यादा? और याद रखना, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन नेचुरल कंडीशन में है कि लैब में? और लैब का मतलब टेस्ट ट्यूब नहीं होता, याद रखना। लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन दो जगह, एक बार टेस्ट ट्यूब में, एक बार माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से क्या हो रहा है? इक्सी। व्हाट इज इक्सी? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मैं हार भी सकता हूं अगर आपने नहीं सिखाया मुझे तो। बताइए ये दोनों क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी है ये दोनों, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो फिर ये दोनों हैं क्या? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नेचुरल कंडीशन में कि लैब में? अब बेटा जाग जाओ, क्या ये दोनों फर्टिलाइजेशन लैब में है? एक लैब में किसके अंदर है? टेस्ट ट्यूब। किसमें? टेस्ट ट्यूब। और एक हम लोग बेटा माइक्रोस्कोप की मदद से कर रहे हैं? नो सर। और एक में स्पर्म और ओवा को छोड़ करके हम सिमुलेशन करके छोड़ दे रहे हैं, और एक में ऐसे नहीं कर रहे। एक में स्पर्म को कहां तक घुसा के ले जा रहे हैं? ओवा तक। पक्का? बताओ किसमें जाइगोट बनने के चांसेस ज्यादा? इक्सी। व्हाट इज इक्सी? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या ये भी लैब में है? ये भी लैब में है? नो सर। हटा दे रहे। अब बताओ मैंने क्या पढ़ाया? आप अगर बता लेंगे तो काम बन जाएगा। वो क्या पढ़ाया? इन विट्रो का मतलब समझते हो? ये फर्टिलाइजेशन नेचर में है कि लैब में?
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होगा। नंबर 1 क्लासिकल, पुराना तरीका है। एक कौन? एक्सी। व्हाट इज एक्सी? इससे भी जाइगोट बनेगा। शाबाश। और इससे भी क्या बनेगा? दोनों के जाइगोट बन जाने के बाद अब दोनों को टेस्ट ट्यूब में लाओ। कहां लाओ? एक तो पहले से टेस्ट ट्यूब में था, कौन? क्लासिकल। और एक का जब जाइगोट बन गया उसको भी कहां लाए? टेस्ट। और टेस्ट ट्यूब में लाने के बाद जाइगोट को छोड़ दिया। अब जाइगोट यहां पड़ा पड़ा क्लीवेज करेगा। क्या करेगा? किसी को याद है? बताओ। 1 से 2, 2 से 4 सेल बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगी, और 8 के बाद 16 सेल बनेगी। किसी को याद है 16 सेल वाला हिस्सा? हाँ, ये मॉर्यूला है। यस, याद रखना, इन्हें हम लोग बोलते हैं अर्ली एम्ब्रियो। बोलो क्या बोलते हैं? अर्ली एम्ब्रियो किस सेल स्टेज तक चलेगा? 2, 4 ना, अर्ली एम्ब्रियो 8 तक रहेगा। अर्ली एम्ब्रियो, और इसके बाद मॉर्यूला कौन? 16 स्टेज तक तुम इसे कहां पर रखो? टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में ये आगे नहीं रह पाएगा, अब इसे यूट्रस में भेजना पड़ेगा। कहां पर? देखिए कितने लोगों को कुछ याद है कि नहीं याद है। अगर याद होगा तो काम बन जाएगा। क्या आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर याद है? बताइए। फंडस है। अच्छा बताओ, 3 पार्ट हैं। बताओ। पेरीमेट्रियम है, और यहाँ ट्यूब है। नाम बताओ। फैलोपियन। ये फैलोपियन ट्यूब है। अच्छा बताओ, फर्टिलाइजेशन के कितने दिनों बाद इम्प्लांटेशन? तो अगर अर्ली एम्ब्रियो है, 1 सेल 2 सेल वाला, तो उसे यहां छोड़ने का कोई फायदा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक आने में कितने दिन? 7 दिन लगते हैं। और अगर मैं मॉर्यूला डायरेक्ट यहां छोड़ दूं, अगर मैं जाइगोट यहां डायरेक्ट छोड़ दूं, या 2 सेल स्टेज वाला यहां छोड़ दूं, इम्प्लांट हो पाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए 2 सेल नहीं चाहिए, ब्लास्टुला चाहिए। क्या चाहिए? भूल गए भाई साहब? याद है? बताओ। लेयर का नाम ट्रोफोब्लास्ट। और कैविटी का नाम याद है? नाम बताओ। ब्लास्टोसेल। इसका नाम इनर सेल मास। फिर से बोलो। ब्लास्टुला। ब्लास्टुला किससे बनता है? मॉर्यूला। इसका मतलब अगर तुम्हें यूट्रस में छोड़ना है, इसका मतलब यूट्रस में उसे छोड़ा जाएगा जो इम्प्लांटेशन के लिए कब तैयार है? बताओ। इम्प्लांटेशन के लिए तुरंत कौन तैयार है? मॉर्यूला। क्योंकि मॉर्यूला सीधे कहां पहुंच जाएगा? ब्लास्ट। पक्का? और ये लोग अभी इम्प्लांटेशन के लिए तुरंत तैयार? क्या इनको 2-3 दिन लगेंगे? अभी भी 5 से 6 दिन लगेंगे इन्हें मॉर्यूला बनने में, मॉर्यूला से ब्लास्टुला बनने में, तब जाके इम्प्लांट होंगे। इसलिए अगर 2 से लेकर 8 सेल तक की स्टेज है, कितनी सेल तक? तो इनको हम फैलोपियन ट्यूब में भेजते हैं। कहां पर? एंड दिस इज नोन एज ET। बोलो क्या? एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन। फिर से बोलो। और ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन 2 प्रकार का होता है, ध्यान सुनिएगा। पहला ट्रांसप्लांटेशन है, इट इज नोन एज ज़िफ्ट। फिर से बोलो। व्हाट इज ज़िफ्ट? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, डायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जितने लोग भी हैं सो गए, जाग जाए। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कब किया जाएगा? जब किस कंडीशन में हो? 2 या फिर 4 या फिर 8 या फिर 8 से कम सेल हैं तो हम कहां डालेंगे? यूट्रस में कि फैलोपियन? और फैलोपियन में क्यों डालेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्यों डालेंगे? रुक जाओ, कुछ लोग सो गए, रुक जाओ, शांत रुको। 2 सेल स्टेज अगर यूट्रस में छोड़ दी जाए तो क्या तुरंत इम्प्लांट हो जाएगा? नहीं हो। और यहीं पर पड़ा पड़ा डिस्ट्रॉय हो सकता है या बाहर भी निकल सकता है, ध्यान रखना। तो बताओ, यूट्रस में डालने पर भी 2 सेल बताओ इम्प्लांट होगा कि नहीं होगा? तो भैया तुमको चल के यहां तक आना पड़ेगा 2 सेल वाले को, तो तुमको हम यूट्रस में डालेंगे फैलोपियन में?
तो 8 सेल तक या फिर 8 से कम कोशिकाओं वालों को हम लोग यूट्रस में डालेंगे कि फैलोपियन, और इसे क्या बोलेंगे? ज़िफ्ट। व्हाट इज ज़िफ्ट? ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर आप 8 से ज्यादा हैं, 8 से ज्यादा मतलब आप 16 हैं या फिर 32 हैं या फिर आप ब्लास्टुला हैं, तो आपको हम फैलोपियन ट्यूब में छोड़ेंगे कि नहीं? आपको कहाँ छोड़ेंगे? यूट्रस। एंड इट इज नोन एज IUT। व्हाट इज IUT? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बताइए एम्ब्रियो ट्रांसफर, सॉरी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन लिख दिया मैंने, एम्ब्रियो ट्रांसफर, आई एम वेरी मच सॉरी। बताइए एम्ब्रियो ट्रांसफर कितने प्रकार का? एक कौन? ज़िफ्ट। और एक कौन? IUT। व्हाट इज ज़िफ्ट? ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और व्हाट इज IUT? इंट्रा यूट्राइन। अच्छा, हटा दे रहे इसे। जितने लोग भी इस पूरे चार्ट को पूरा कर देंगे, मैं समझूंगा अभी तक मैंने सही पढ़ा है। फिर मैं आखिरी पोर्शन में जाऊंगा। क्या आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन याद है? बिना देखे बताना। बताइए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का था। एक क्लासिकल था, याद है? थैंक यू वेरी मच। और एक इक्सी था। फुल फॉर्म याद है? व्हाट इज इक्सी? और ये क्लासिकल है। दोनों ही केस में अंततः टेस्ट ट्यूब में लाओगे, टेस्ट ट्यूब में बेबी को रखोगे 2 से लेकर या फिर 8 से पक्का? बताओ, टेस्ट ट्यूब में रखने की वजह से इस बेबी का नाम टेस्ट ट्यूब बेबी। बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी में बेबी पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब में रहेगा? मैक्सिमम कितना? 16। मैक्सिमम 16 सेल तक रखेंगे। लेकिन 16 सेल तक रखने में भी इनको टेस्ट ट्यूब से उठाकर कहां पर ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस। फिर से बोलो। और यूट्रस में किसको लेके जाएंगे? एम्ब्रियो। बिल्कुल। तो इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाया जाएगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर से बोलो। मुझे तो नहीं लग रहा आ रहा। क्या आया? एम्ब्रियो ट्रांसफर। बताइए 2 से लेकर 8 तक का एम्ब्रियो, लेट एम्ब्रियो की अर्ली? बातें मत करो यार, मुझे लग रहा कि फिर नहीं आया तो नहीं आएगा। लेट की अर्ली? और 8 से ज्यादा लेट है? नो सर। अर्ली वाले को कहां छोड़ोगे? हाँ, फैलोपियन। फैलोपियन में छोड़ना। इट इज ज़िफ्ट। व्हाट इज ज़िफ्ट? इट इज ज़ायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 या फिर 8 से ज्यादा या फिर 16 से ज्यादा है तो IUT। व्हाट इज IUT? तो क्या हर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा? यस। तो हर टेस्ट ट्यूब बेबी की किस्मत अंततः कौन है? यूट्रस। क्या टेस्ट ट्यूब में बेबी तुरंत पूरा का पूरी जिंदगी गुजार सकता है? उसको एम्ब्रियो ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा? यूट्रस। और यूट्रस में कितनी जगह? 2, या तो फैलोपियन या तो अगर 8 सेल से कम है तो फैलोपियन। और इस टेक्निक का नाम ज़िफ्ट। हाँ, ज़िफ्ट में Z क्या है? ज़ायगोट। और ज़ायगोट कौन कौन सी सेल? 2, 4, 8 अर्ली एम्ब्रियो है। ज़िफ्ट करोगे। और अगर 8 से ज्यादा है तो IUT। व्हाट इज IUT? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मैंने 2 चीजें पढ़ाई हैं अभी तक, बोले पता नहीं क्या पढ़ाया। एक पढ़ाया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बोलते रहो नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक पढ़ाया है, दूसरा है एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर से बोलो, फिर से सुनो, जितने लोग सो रहे हैं फिर से सुनो। मैंने कितनी चीजें पढ़ाई? एक कौन? नहीं आ रहा ना? कितने लोगों को नहीं आ रहा? झूठ बोलते हो तुम लोग और कभी नहीं सुधर पाओगे। बताओ, फर्टिलाइजेशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का? 2। एक कौन? क्लासिकल। एक कौन? इक्सी। पक्का? इक्सी का फुल फॉर्म याद है? इंट्रा साइटोप्लाज्म
ये माइक्रोस्कोप की मदद से है, ये टेस्ट ट्यूब में होगा, सिमुलेशन है, अंततः दोनों को टेस्ट ट्यूब में लाना पड़ेगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होगा। फिर मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कितने प्रकार का? 2। एक फैलोपियन ट्यूब में है, एक यूट्रस में है। फैलोपियन ट्यूब में और यूट्रस में। एंड द थर्ड पॉइंट, इट इज गैमीट ट्रांसफर। मैं तीसरी चीज और आखिरी चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, गैमीट ट्रांसफर। और डरते डरते फिर से पूछ रहा हूं, पहली चीज पढ़ाई है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरी चीज पढ़ाई है एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या? और अब पढ़ा रहा हूं गैमीट ट्रांसफर। अब ध्यान सुनो, कभी कभी यूं हो जाता है कि फीमेल की फैलोपियन ट्यूब अर्ली कंडीशन में ब्लॉक है, लेट में ओपन है, शुरुआत में ब्लॉक है। शुरुआत कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, बाद की फैलोपियन ट्यूब ओपन है। या यूं हो जाता है कि फीमेल की ओवरी में ओवा ही नहीं बन रहे, फीमेल की ओवरी में ओवा। अब यू फैलोपियन ट्यूब ठीक है लेकिन ओवा ही नहीं बन रहे। अब हम क्या करें? इधर मेल कह रहा हमें कोई परेशानी नहीं, हम स्पर्म भेज सकते हैं। स्पर्म कॉन्टिन्यूअस भेजे जा रहे हैं बाय द मेटिंग, मेटिंग के द्वारा स्पर्म भेजे जा रहे हैं। लेकिन इधर समस्या है कि या तो शुरुआत कंडीशन की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, शुरुआत की पूरी, और या फिर यूं है कि पूरी ओपन है ट्यूब और यहां पर ओवा ही। बताओ समस्या स्पर्म में है कि ओवा में? इसका मतलब समस्या मेल गैमीट में कि फीमेल गैमीट? याद रखना, अब हम इस फीमेल गैमीट की व्यवस्था करेंगे। या तो इसी का गैमीट जो कि अर्ली कंडीशन के ब्लॉक की वजह से आगे नहीं चल पा रहा था, इसी का गैमीट उठाएंगे, इसी का ओवा उठाएंगे, या फिर डोनर का। किसका? डोनर। और इस ओवा को फैलोपियन ट्यूब में जाकर छोड़ देंगे। कहां पर? बेसिकली एम्पुला में। कहां पर? किसको? ओवा को। एंड दैट इज नोन एज गिफ्ट। बोलो क्या? गिफ्ट। फुल फॉर्म, इट इज नोन एज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मैं जानता हूं बच्चे जिफ्ट और गिफ्ट में इतना परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं कहता हूं तुम बेवकूफ हो। जिफ्ट में हम लोग गैमीट ले जा रहे थे कि एम्ब्रियो? एम्ब्रियो। और गिफ्ट में एम्ब्रियो की गैमीट। और एक कहानी अगर आपने आपको याद दिला दी तो कभी भूलोगे नहीं। फीमेल गैमीट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अजीब बात है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी फीमेल का है और गैमीट भी कौन है? फीमेल। तो फीमेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ने की टेक्निक का नाम गिफ्ट। जिफ्ट नहीं। व्हाट इज गिफ्ट? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। कब हो सकता है? जब फीमेल क्या ना बनाए? गैमीट, ओवा ना बनाए, या फिर अर्ली पोजीशन ब्लॉक हो, तब हम इसी का यहां डाल सकते हैं, या फिर डोनर का। किसका? तो हम कह रहे हैं हमने तुमको ओवा गिफ्ट किया, एक फीमेल ने दूसरी फीमेल को ओवा गिफ्ट किया, और गिफ्ट करके कहां डाला? यूट्रस में। यूट्रस में कि फैलोपियन में? व्हाट इज गिफ्ट? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब दूसरी कंडीशन सुनो। फीमेल कह रही हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा सब कुछ इंटैक्ट है, यानी फैलोपियन ट्यूब अच्छा काम कर रही है और ओवा भी अच्छा बन रहा, ओवा की कमी नहीं है। पर भाइयों बहनों, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है। स्पर्म में या फिर स्पर्म का नंबर, या फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी खराब है। तो अब हम स्पर्म का जुगाड़ करेंगे। किसका जुगाड़? स्पर्म इज मेल गैमीट की फीमेल? अब ध्यान सुनना, मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजना। कुछ लोग हैं जो सो गए, उनको जगाना जरूरी है। यहां पर
फीमेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजना है, यहां पर मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजना है। यहां पर भी गैमीट ट्रांसफर, यहां पर भी गैमीट ट्रांसफर, यहां पर मेल गैमीट का ट्रांसफर, यहां पर फीमेल गैमीट का ट्रांसफर, और हर बार ट्रांसफर कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल का फीमेल, मेल का फीमेल। और इसे भेजने के लिए प्रोसेस है इंसीमिनेशन। बोलो क्या नाम है? और ये हम लोग करेंगे तो नाम बताओ, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। तो अगर मेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाए तो इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, ऑल्सो नोन एज AI। बोलो क्या बोलेंगे? AI। और AI दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसे भेज देंगे वेजाइना में। कहां पर? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, वो भी इंट्रावेजाइनल। बोलो कहा? also known as artificial insemination, it is intravaginal insemination, IVI। full form बोलो, what is IVI? फिर से बोलो, इंट्रावेजाइनल इंसीमिनेशन। और या तो हम डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ देंगे, इट इज नोन एज IUI। व्हाट इज IUI? इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशन। मर गए तुम। अभी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी पढ़ा था, वो IUI था कि IUT? और उसमें क्या भेज रहे थे? भूल गए। एम्ब्रियो भेज रहे थे। और यहाँ पर गैमीट भेज रहे हैं। तो बताओ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कितने प्रकार का? एक कौन? IVI। व्हाट इज IVI एंड व्हाट इज IUI? पक्का? अब देखो, जो लोग इन चार्ट को बना देंगे वो घर चले जाए, और जो नहीं बनाएंगे बैठेंगे यहां पर। पहला हेडिंग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं तो हेडिंग से ही पढ़ा दूंगा और तुम्हें आ जाएगा। बताओ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पॉइंट नंबर 1 कितने प्रकार का? शाबाश। पहला क्लासिकल होगा, दूसरा एक्सी होगा। बहुत मदद हो गई, आपने इतना बोल दिया। दोनों के फुल फॉर्म याद है? एक्सी का फुल फॉर्म इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरा पॉइंट है एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर से बोलो, पक्का? और एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कितने प्रकार का? पक्का? एक है 2 से लेकर 8 सेल तक, याद है? और एक 8 सेल से ज्यादा। पक्का? बताओ, 2 से लेकर 8 सेल तक। हाँ, जिफ्ट होगा? तो बताओ जिफ्ट का फुल फॉर्म? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यहां पर फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, लेकिन गैमीट डालते हैं कि 2 से 8 सेल। और दूसरा है IUT। व्हाट इज IUT? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यहां पर भी यूट्रस में डालते हैं, लेकिन क्या डालते हैं? हाँ, एम्ब्रियो। 8 सेल से कम की ज्यादा? ज्यादा। नाउ द थर्ड वन इज नोन एज गैमीट ट्रांसफर। और जितने लोगों की बुद्धि खुली उन्हें मालूम है केवल ART में 8 में 3 ही चीज पढ़नी है। पहला बोलो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा एम्ब्रियो ट्रांसफर। तीसरा गैमीट। और गैमीट ट्रांसफर हर बार कहां पर होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही हर बार तुम्हें गैमीट भेजना है, लेकिन 2 तरीके से भेजना है। अगर फीमेल गैमीट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजा, बोलो गिफ्ट। व्हाट इज फुल फॉर्म? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। पक्का? और अगर मेल गैमीट, कौन सा बेटा? मेल गैमीट में सीमेन होगा। सीमेन को अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्ट में भेजा, AI। व्हाट इज AI? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये कितने प्रकार का? एक कौन? IVI। व्हाट इज IVI? और एक कौन? IUI। व्हाट इज IUI? इंट्रा यूट्राइन। यहां पर भी यूट्रस में डाल रहे हैं। बताओ, यूट्रस में अब की बार जो डाल रहे हैं वो गैमीट है कि एम्ब्रियो? हाँ,
और यहां पर भी यूट्रस में डाल रहे हैं। तो ये जो डाल रहे हैं वो गैमीट है कि एम्ब्रियो? एम्ब्रियो। और यहां पर गैमीट। यहां पर जो डाल रहे हैं वो जाइगोट है, 8 सेल तक है, फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। यहां पर भी फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, लेकिन क्या? और याद रखना, क्या वेजाइना में भी छोड़ सकते हैं? इट इज नोन एज IVI। इत श्री तृतीय अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी भाई। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। हाँ, तृतीय है, अच्छा, चतुर्थम अध्याय, ओके। अच्छा भाइयों बहनों, वो जो हम लोग टेस्ट ले रहे थे इस बार पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि 29 तारीख को टेस्ट सीरीज का टेस्ट है। 29 तारीख को ओमेगा की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट है, सो हमें वो अपना टेस्ट कैंसिल करना पड़ रहा है। कल क्लास है, याद रखना, सुबह वाली क्लास 9 से 11 चलेगी R2 बैच की, और R1 बैच की वही टाइम है 11:30 से 1:30। और इन दोनों बैच में से कोई एक बैच ज्वाइन करिए कि दोनों में एक ही चीज पढ़ाई है। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। बंद कर दो इसे, बंद कर दो बेटा।